हाय फ्रेंड्स, आज हमारी रिलेशन की थर्ड क्लास है और रिलेशन के आज थर्ड क्लास में हम ये टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है रिलेशन की, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये इसी टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। तो जब टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमारा पहला रिलेशन आएगा वो आएगा एम्पटी रिलेशन। तो हमने ये सीखा था कि जो मान लो कोई सेट ए है और इस सेट ए पे जो रिलेशन होगा, रिलेशन इन सेट ए, तो वो क्या होता है, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। ये हमने पढ़ा था। तो पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी का, उसका जो सबसेट होगा वही उसका रिलेशन कहलाता है। अब हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया कि हमने एक सेट लिया ए और उस सेट ए पे एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब जो रिलेशन है वो सेट ए पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब है, अब हम यहाँ पर आपको ए क्रॉस ए निकाल के नहीं दिखाएंगे, हमने इतना बोल दिया कि जो रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइंड है। इसका मतलब है कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। और हमने रिलेशन है वो डिफाइन किया x, y सच दैट x + y = 10। अब हम आपसे कह दें, अच्छा ये R जो है सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा हुआ है। अगर आपसे कहें कि रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, या जो R रिलेशन है इस पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो सम है वो 10 हो जाए। और जो ये x और y आपके कहाँ से आ रहे होंगे, a से आ रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी दो एलिमेंट, मतलब जो दोनों ही एलिमेंट हैं वो a से आएंगे। तो क्या एक किसी भी दो एलिमेंट का सम जो है 10 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि आप मैक्सिमम 8 आएगा। अगर 4 + 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 3 + 3 9 करेंगे, या 4 + 3 करेंगे 7 आएगा, कभी 10 नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि R जो है हमारा वो 5 आ जाएगा, R में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और हमने क्या बताया था कि A क्रॉस A के सभी जो सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो 5 भी तो सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो इसका मतलब ये R एक रिलेशन तो है। तो जो ये R जब 5 आ गया तो जो हमारा 5 है इसी को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो ये हमारा हो गया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब होता है कि जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है। हाँ, अब इस पर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लें अगर कि एक सेट ए है, वो सेट किसका है, वो सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट या सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। मतलब कोई एक बॉयज स्कूल है, उसके सभी स्टूडेंट्स का सेट। ठीक। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन हमने किया x, y सच दैट x इज सिस्टर ऑफ y। और जो आपका x और y है वो कहाँ से आएगा, a से आएगा। अब हम आपसे कह दें कि जो ये R रिलेशन है इस पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे या कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि A किसका सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। अच्छा, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का सेट है तो यहाँ पे कोई गर्ल्स तो होगी नहीं। तो अब हमने क्या क्या है कि हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि जहाँ पे X जो है सिस्टर ऑफ Y हो। अच्छा, यहाँ पे जब बॉयज बॉयज ही होंगे तो हम कोई भी जब सेट में कोई भी रिलेशन पे आएंगे तो दोनों ही बॉयज होंगे। तो क्या X इज सिस्टर ऑफ Y हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे ब्रदर लिखते तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाते, क्योंकि एक ही स्कूल में दो भाई पढ़ रहे होते तो उनका जो ऑर्डर पेयर है वो हमारा R पे आ जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल है, तो कोई भी हमें ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसे दो लोग नहीं मिलेंगे कि X इज सिस्टर ऑफ Y हो, क्योंकि जब सारे बॉयज हैं तो सिस्टर का प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ पे। तो इसका मतलब R पे हमारे कितने एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, R = 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि R हमारा क्या आ गया, R भी हमारा, यहाँ पर भी हमारा R 5 आ गया। तो ये भी एक एम्प्टी रिलेशन का उदाहरण हो गया। तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन।
हाँ, तो अब हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। एक हमारा सेट है, उस पर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने जो R लिया रिलेशन इन सेट ए, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए का ही ये सबसेट होगा। वो हमें ए क्रॉस ए नहीं निकालना है, तो रिलेशन यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया x, y सच दैट x प्लस वाई लेस देन 9। और जो तुम्हारा ये x है ये भी कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है, और y भी आपका a से आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि हमने रिलेशन में लिखा है कि वो उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट लेना है जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो सम है वो 9 से कम हो, और जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको ए क्रॉस ए पे लिखेंगे और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे और उनका जब हम सम देखेंगे तो वो सब 9 से कम ही आ रहे होंगे, क्योंकि आप 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 1 + 3 4 आएगा, 1 + 4 5 आएगा, या मैक्सिमम जब 4 + 4 भी कर देंगे तो भी 8 आएगा, और 8 भी आपका 9 से कम है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो ए क्रॉस ए है वो आर पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम आर लेंगे वो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए। इसलिए जब आर हमारा पूरा पूरा ए क्रॉस ए हो तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब है कि जो ए क्रॉस ए होता है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। फाई आपका एम्प्टी रिलेशन होता है और ए क्रॉस ए आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। हाँ, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे हम देखते हैं इसको। तो हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जैसे मान लो कोई हमारा जो रिलेशन है R इज रिलेशन इन सेट ए, मान लो R इज रिलेशन इन सेट ए है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो R है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको कहते हैं कि जब इफ x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब देखिए जब हम ए क्रॉस ए लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ जाएगा। उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट भी ए से आ रहा होगा और दूसरा एलिमेंट भी ए से आ रहा होगा। ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, फॉर एवरी मतलब ए पर बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए और जो उस पर मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट भी एक्स है और दूसरा एलिमेंट भी एक्स है, तो जब हम ए क्रॉस ए लिखेंगे तो उसमें ये भी तो एलिमेंट आ रहे होंगे कि जब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो रहे होंगे, तो वो सारे एलिमेंट अगर हमारे रिलेशन पे आ जाएं, वो सभी एलिमेंट अगर हमारे रिलेशन पे आ जाएं तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा ए क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर के सेट होंगे उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट बराबर होंगे हमारे रिलेशन पर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको जब एग्जाम्पल देंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जैसे एग्जाम्पल है कि हमने एक सेट लिया ए, उस पर एलिमेंट है 1 2 3 4 और R एक रिलेशन है सेट ए पे, वो इस तरीके से लिखा हुआ है। R बराबर आपका है 1, 1 2, 2 1, 3 4, 4। ठीक है, अब ये जो R है आपका सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अब हम आपसे पूछें
क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी उसमें हमने क्या कहा था कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। तो इसका क्या मतलब है कि 1 कॉमा 1 भी आर पे होना चाहिए, क्योंकि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a ये आर पे बिलोंग करना चाहिए। आप ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसमें x कॉमा एक्स आर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जब 1 उठाएंगे ए का एलिमेंट तो 1 कॉमा 1 हमारा आर पे होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी हमारा आर पे होना चाहिए, 3 कॉमा 3 भी आर पे होना चाहिए और 4 कॉमा 4 भी आर पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि 1 कॉमा 1 तो आर पे है, 2 कॉमा 2 भी आर पर है, यहाँ पर 3 कॉमा 3 आर पर नहीं है और 4 कॉमा 4 आर पर है। तो जब 3 कॉमा 3 आर पर नहीं है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए x कॉमा एक्स आर पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब इसी पे हम दूसरा ले लें r डैश और हम लिख दें, अब हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 1 कॉमा 4। ठीक है, अब आपसे पूछें क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हाँ, तो अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि अब ये देखिए ये हमारी जो डेफिनेशन थी उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए x कॉमा एक्स आर पे बिलोंग करने चाहिए, या यहाँ पर हमने r डैश माना है तो r डैश पे बिलोंग करने चाहिए। तो 1 कॉमा 1 भी है, 2 कॉमा 2 भी है, 3 कॉमा 3 भी है, 4 कॉमा 4 भी है, और वो एलिमेंट लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी डेफिनेशन केवल इतनी कहती है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो जो r डैश होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 हमारा r डैश पे है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया L। ये जो हमारा L है ये है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। इसका मतलब है किसी प्लेन पर आने वाली सभी लाइंस का जो सेट है वो L डिनोट कर रहा है हमारा। और जो हमने रिलेशन लिया है, अच्छा L क्रॉस L आप करेंगे तो उस पर सारे जो लाइंस हैं उनका ऑर्डर पेयर हम लिख देंगे। और हमने रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। और जो L1 है आपकी वो L पे है और L2 भी आपकी L पे है। अब हम यहाँ जो हमारा रिलेशन लिखा है वो क्या कह रहा है कि उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट लेना है कि L1 जो लाइन है वो दूसरी लाइन L2 के पैरेलल हो। अब हम आपसे पूछें क्या जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हाँ, तो जो हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इफ x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि जो a पे बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट हैं उनके लिए x कॉमा एक्स r पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे हम कोई भी लाइन उठा लें, कोई भी लाइन उठा लें, मान लो हमने ये लाइन उठा ली किसी एक प्लेन पर, ये लाइन, ठीक, तो वो ये कह रहा है कि L1 कॉमा L1 अगर हमारा R पर हो जाए तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अगर यही क्या, तो इसका ये मतलब है कि जब ये लिख देंगे L1 कॉमा L1 तो इस L1 कॉमा L1 का मतलब हो जाएगा कि L1 इज पैरेलल टू L1। तो क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है? होती है, एक लाइन खुद के हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये हमारा सही हो जाएगा कि L1 कॉमा L1 R पर है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये रिलेशन हुआ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इसी में हम एक चीज़ कह दें आपसे, इसी में कह दें कि हम यहाँ पे L1 इज पैरेलल टू L2 ना लिखें, हम यहाँ पे लिख दें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, ये परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब आपसे पूछें क्या ये जो रिलेशन है अब ये रिफ्लेक्सिव है? फिर से इस डेफिनेशन को चेक करिए
कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स कॉमा एक्स आर पे बिलोंग कर जाए, तो क्या अगर मान लो हमने कोई लाइन उठा ली ये L1, तो आप ये चेक करिए कि अगर हमने L1 L से उठा लिए तो क्या L1 कॉमा L1 R पर है, ये आपको चेक करना है। ठीक, ये आपको चेक करना है। तो इसका क्या मतलब है, L1 कॉमा L1 का क्या मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर टू L1। तो क्या कोई लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है। कोई लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकती है, क्योंकि ये लाइन बनी है, आप इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दीजिए। ठीक, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये पैरेलल तो हैं आपस में, लेकिन कोई लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि कहता है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स कॉमा एक्स आर पे होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एक सेट ए है, वो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ एन लिख दे रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिया सच दैट, यहाँ पर हमने एक रिलेशन लिया x कॉमा वाई सच दैट x लेस देन वाई, और आपका x और y a से है। अब हम आपसे पूछें क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आपको डेफिनेशन याद होगी कि इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, तब वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हम मान लो नेचुरल नंबर, मतलब ये जो चीज़ है या जो ये डेफिनेशन है, ये सारे एक लिए ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब ये सारे जो नेचुरल नंबर है उनके लिए ट्रू होनी चाहिए। तो मान लो आपका, अच्छा 1 आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, जब 1 हमारा n पर है, तो हमारा अगर 1 कॉमा 1 भी R पर आ जाए तो हमारा ये चीज़ रिफ्लेक्सिव कही आएगी। ठीक, क्योंकि हमने जब 1 के लिए, फिर 2 3 4 सबके लिए मतलब ट्रू हो जाएगी वो बाद में। तो 1 कॉमा 1 अगर R पर हो जाए तो हमारा जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि जब यहाँ पे 1 कॉमा 1 R का क्या मतलब है कि 1 कॉमा 1 जब R पर होगा तो इसका मतलब 1 लेस देन 1। क्या ये चीज़ ट्रू है? नहीं है, क्योंकि कोई संख्या खुद से छोटी कैसे हो सकती है, कोई संख्या खुद के बराबर होगी, छोटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये 1 लेस देन 1 जो हमारा ट्रू नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमा 1 R पे नहीं होगा। ऐसे ही आपका 2 कॉमा 2 भी R पे नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ही सारे जो 3 कॉमा 3 R पे नहीं होगा, सारे नेचुरल नंबर के लिए x कॉमा x आपका R पर नहीं होगा। तो ये आपका, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, तो अब जैसे मान लो हम पूरा डिफाइन ना करें, मान लो हमें एक सेट ए ले लेते, सेट ए हम आपका ले लेते सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे त्रिभुजों का किसी एक प्लेन पे जो सारे त्रिभुज हैं उनका हमने सेट ले लिया। अब क्या है, जब वो किसी प्लेन पे सारे किसी एक प्लेन पे सारे त्रिभुजों का सेट है और आपसे रिलेशन कह दें, रिलेशन जो है आपका कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, कि मतलब हमारे आर सेट पे वो ट्रायंगल होंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सर्वांगसम होंगे। तो हमने जो आर लिया है तो आर पे हमने कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है वो पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और ये हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, और जो आर है वो कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन है। तो आप बताइए क्या जो ये आर होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि जब आप कोई एक ट्रायंगल मान लो आप ले लेंगे T1 और T1 कॉमा T1 लिखेंगे, तो क्या दो त्रिभुज जो मतलब जो कोई एक त्रिभुज होगा वो क्या एक त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा? हाँ, कोई भी आप एक त्रिभुज बना लो वो खुद के सर्वांगसम हमेशा होगा। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन जो है वो भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, ट्रायंगल में अगर हम कहते हैं सिमिलर का, तो क्या कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा? खुद के भी सिमिलर होगा वो, तो वहाँ पे हम कह देंगे कि जो सिमिलर का रिलेशन है ट्रायंगल में वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो हमें जैसे एक सेट लेते हैं ए, वो हमारा है नेचुरल नंबर का सेट है। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में हमने एक रिलेशन लिया, मतलब आर जो है वो रिलेशन है इन सेट है
तो रिलेशन है हमारा x कॉमा वाई सच दैट x डिवाइड्स y। इसका मतलब है वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करें, और जहाँ पे x और y दोनों कहाँ से आ रहे हैं, a से आ रहे हैं। तो हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताओ कि जो ये रिलेशन R है ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इफ़ x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, तो ये हमारा जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A ये होल्ड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ जैसे कि कोई भी ले लें, जैसे हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लें आपको 2, ठीक, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या 2,2 हमारा R पर है। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2,2 का क्या मतलब होगा, 2 डिवाइड्स 2। तो हम यहाँ देखते हैं ये बात सही है, यहाँ 2 जो है 2 को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे 1,1 ले लेंगे, 3,3। तो अगर हम x, लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि जो x है वो x को डिवाइड करेगा, क्योंकि जब सेम नंबर है तो वो पूरा पूरा उसको डिवाइड कर देगा। जब ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा तो इससे ये निकला कि जो x, x है वो हमारा कहाँ पर आ गया, R पर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, इसका मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर होल्ड करेगी। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा एक और है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। हम देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। हाँ, तो हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि एक हमारा R है, वो रिलेशन है सेट A पर। इसका मतलब R जो है हमारा सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि इफ x, y belongs to R, this implies y, x belongs to R। तो इसका ये मतलब हुआ कि इफ x, y belongs to R, देन अगर y, x भी R पर हो जाए, मतलब अगर ये R पे आपका हो और साथ में अगर ये भी R पे हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपका x और y है वो कहाँ से है, A से है। तो ये हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन हुई। अब हम आपको एग्जांपल की मदद से समझाएंगे कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। हाँ, तो हमारा एक सेट है A, उसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। और हमारा रिलेशन जो है R जो है वो रिलेशन है सेट A पे, और R हमारा इस तरीके से डिफाइन है x, y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 5, और आपका x और y आपका A से है। तो हम अगर आपसे ये पूछें क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो हमने कुछ देर पहले आपको सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि इफ x, y बिलोंग्स टू R implies y, x बिलोंग्स टू R, तो हमारा वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि R पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो R पे आप देखेंगे एलिमेंट आएंगे या कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे R पे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है उनका जो सम है वो 5 आना चाहिए। तो अब यहाँ से देखेंगे कि 1 और 4, 1,4, 2 और 3, 3, 2 और 4,1। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ से उठा लिया 1,4, 1,4, यदि 1,4 R पर हो और साथ में 4,1 भी R पर हो जाए तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। लेकिन हम सारे एलिमेंट के लिए चेक करेंगे।
जैसे 1,4 और हमने देखा कि जब 1,4 भी है और 4,1 भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब यहाँ इसके लिए चेक करेंगे 2,3 के लिए, अगर 2,3 आर पर हो और साथ में 3,2 भी आर पर हो जाए, तो हम यहाँ देखते हैं कि 2,3 तो हमने पहले ले लिया था और 3,2 भी आर पर है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट जो हैं, सारे ऑर्डर पेयर के लिए ये एक प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन है हमारा, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और यहाँ भी आप देख सकते थे कि अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा है x + y = 5, तो आप यहाँ से देख सकते थे कि अगर हम y + x = 5 लिख दें तो बात तो वही है ना, ये चाहे आप ये लिखो और चाहे ये लिखो, ठीक। तो अगर x, y, अब यहाँ से देख लीजिए कि अगर x, y हमारा r पर है, तो इसका क्या मतलब है कि x + y = 5, ठीक। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y + x = 5, तो इसका मतलब यहाँ से हो गया कि y, x हमारा r पे हो गया, क्योंकि जब x, y r पर है तो उसको हमने लिखा है x + y = 5, और इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, ठीक। तो y + x = 5, तो यहाँ से हो गया कि y, x भी हमारा r पे हो गया। तो इफ x, y r पर है तो ये इंप्लाइज हो गया y, x r पर हो गया। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, अगर ये ना निकालते तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, एक सेट है, वो सेट क्या है, सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स, और हमने उस पर रिलेशन डिफाइन किया है x, y सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y, और आपके जो x और y हैं वो सेट A में है। और आपसे पूछें क्या ये जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो देखो जो फैमिली मेम्बर का सेट है, फैमिली मेम्बर में तो सभी आ सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन और आपके कज़िन भी हो सकते हैं। तो अब इसमें कहा गया है कि हमें वो मतलब इसका जो R होता है वो सबसेट किसका होता है, A क्रॉस A का होता है। तो अब जो R है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के हैं कि जो X है वो ब्रदर ऑफ Y है। हाँ, तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि जो X है उसका नाम है सुरेश, और जो Y है उसका नाम है मीना। तो ये सब फैमिली मेम्बर है हमारे। सुरेश है वो मीना का भाई है, अर्थात मीना जो है सुरेश की बहन है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा x, y है वो r पर आ गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो x है, x इज ब्रदर ऑफ y है, इसका मतलब सुरेश जो है मीना का भाई है। लेकिन अगर हम आपसे उल्टा कहें क्या ये चीज़ सही है, देखो अब यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि जो सुरेश है वो सुरेश मीना का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको अगर सिमेट्रिक रिलेशन होना है तो हमने पढ़ा था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अगर है और इसके बाद ये अगर हो जाए y, x भी r पर हो जाए तो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पे y, x बिलोंग्स टू r का क्या मतलब हो जाएगा, अगर इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा y इज ब्रदर ऑफ x, इसका मतलब हो जाएगा y इज ब्रदर ऑफ x। तो अब अगर इसका हम y की जगह नाम रख दें मीना, y इज ब्रदर, तो मीना क्या सुरेश का भाई है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मीना क्या है, मीना एक फीमेल है। तो मीना जो है सुरेश की बहन तो हो सकती है, सुरेश का भाई थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो पॉसिबल है, लेकिन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि एक सेट है और उस पर नेचुरल नंबर का सेट है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है, और हमने उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि x, y सच दैट x लेस देन y, और जो आपका x और y है वो आपके सेट A से हैं। अब अगर हम आपसे पूछें
क्या जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आसानी से चेक कर लेंगे। जैसे हम मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 1,2, तो क्या 1,2 आर पे होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आर पे वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा हो। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है दूसरे से छोटा है, तो 1, 2 आपका आर पर हो गया। अब अगर 2,1 भी आर पर हो जाए तो हमारी जो कंडीशन थी सिमेट्रिक वाली वो सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 2,1 के आर पर हैं? नहीं होंगे, क्योंकि आर पर होने के लिए जो पहला एलिमेंट है उसको दूसरे से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसलिए हमारा जो ये आर है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हाँ, अब अगर हम आपसे यहाँ पे एक ये कह दें कि यहाँ पे लेस देन की एक जगह हम अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा दें, अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या जो ये है ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अब आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अब जो आर पर है वो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? वो आर पर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे मान लो आप ये उठा लो, आपने जैसे यहाँ पे ये ले लिया 1,1 आर पर है, बिल्कुल है, ठीक, क्योंकि ये इसकी कंडीशन होल्ड कर रहा है। आर पे किस टाइप के एलिमेंट है? जिसमें पहला और दूसरा ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बराबर है, तो 1, 1 आपका आर पे है। तो और इसका उल्टा अगर करेंगे, मतलब ये एलिमेंट इधर ले आए और ये एलिमेंट उधर ले आए, तो अब भी वही बना रहेगा, ये भी हमारा आर पर होगा। तो इसका मतलब कि इसके जो सारे एलिमेंट होंगे इनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसमें जो है ये वाली हमारी कंडीशन होल्ड कर जाएगी कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन जो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। हाँ, तो जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक रिलेशन बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसमें हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक सेट A है और वो क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स हमने बताया था आपको, और उस पर हमने एक रिलेशन ले लिया मान लो सिमिलर का। तो क्या सिमिलर का रिलेशन जो है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो था ही, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, मान लो, रुक जाइए आपको हम बता देते हैं ढंग से। माना कि जैसे मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल हो, ये इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया x, इस ट्रायंगल को नाम दे दिया y। अगर हमारे एक्स वाई जो है सिमिलर ट्रायंगल हैं, अगर हमारे एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल हैं और आर हमारा क्या है? सिमिलर ट्रायंगल का ही तो रिलेशन है, तो इसका मतलब हमारा एक्स वाई कहाँ पे आ गया? आर पर आ गया। तो हम चेक करेंगे क्या y, x भी आर पर होगा? बिल्कुल होगा। अगर x और y सिमिलर ट्रायंगल हैं तो y और x भी आपस में सिमिलर ही होंगे ट्रायंगल। तो इसका मतलब जो इसमें ट्रायंगल में जो सिमिलरिटी की ये रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अगर हम आर जो रिलेशन है वो ले लें कॉन्ग्रुएंट का, सर्वांग समता का, तो आप देखेंगे ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल मान लो ए ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हमारा बी है, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है तो बी भी तो ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी वाला रिलेशन है वो भी हमारा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमने देखा था कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंटी जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हम अपने एक तीसरे जो लास्ट हमारा है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसकी ओर बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमारी जो ट्रांजिटिव रिलेशन है उसकी डेफिनेशन ये है कि एक ए सेट है और जो आर है वो रिलेशन इन सेट ए। यहाँ से क्या हुआ कि आर जो है आपका सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। डेफिनेशन इसकी ये है कि इफ x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, z बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो और साथ में हमारा ये होल्ड कर जाए, क्या होल्ड कर जाए कि x, z भी r पर हो जाए, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और जो आपके x, y और z हैं वो आपके a में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि आप यहाँ पे देखिए कि x, y r पर हो और फिर ये y से शुरू है, ये y, z r पर हो, और साथ में इन दोनों जब ये दोनों r पर हों और साथ में ये भी r पर हो जाए, x, z, मतलब ये इसका पहला एलिमेंट और इसका ये लास्ट एलिमेंट, ये भी जब r पर हो जाएं तो हम कहते हैं वो रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो अब हम एक दो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया है। हाँ, तो हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं ए, उस पर एलिमेंट हैं 1 2 3 और उस पर एक रिलेशन डिफाइन है। वो इस तरीके से डिफाइन है कि x, y सच दैट x लेस देन y, जहाँ पे x और y आपके a से हैं। अब यहाँ पर R पे किस तरीके के ऑर्डर पेयर होंगे? वो ऑर्डर पेयर होंगे जिस पे जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कम होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि R हमारा अगर रोस्टर फॉर्म पे लिखें तो R पर आ जाएगा 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ठीक है, तो अब हम जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांजिटिव रिलेशन की, वो इस पर अप्लाई करके देखेंगे। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R implies x, z बिलोंग्स टू R। मतलब अगर ये दो चीज़ें होल्ड करें तो तीसरा होल्ड करना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1, 2 और फिर वही 2 से वो शुरू हो रहा है। तो 1, 2 हमारा R पर है कि नहीं? 1, 2 हमारा R पर है। अब जो 2 से शुरू हो रहा है उनको देखो, 2, 3 और हमारा 2, 3 R पर है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए R पर? इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट। इसका मतलब हमारा 1, 3 भी R पर होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 1, 3 जो है R पर है। तो ये एलिमेंट तो हमारा चेक हो गया। अब हम उठाते हैं 2, 3। ठीक है, जब यहाँ पे उठाएंगे 2, 3 बिलोंग्स टू R। अब कोई देखो x, y बिलोंग्स टू R, फिर हम y से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट लेते थे, ये ऑर्डर पेयर लेते थे। अब यहाँ पे 2, 3 बिलोंग्स टू R। अब 3 से देखो कौन सा शुरू हो रहा है? ये 3 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 3 से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी शुरू नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको दो मिलने चाहिए, तब हम तीसरे की चेक कर पाएंगे कि अगर ये दो हैं तो तीसरा होल्ड करना चाहिए। तो अगर इस पर केवल एक है तो इसको छोड़ दो। हमने यहाँ पे उठाया 1, 3 R पर है। फिर चेक करो क्या कोई 3 से स्टार्ट होने वाला है क्या? कोई देखो, हम देखते हैं कि ये भी 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट नहीं है, ये भी 3 से स्टार्ट नहीं है। तो इसका मतलब इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो केवल हमने इसको चेक कर लिया कि 1, 2 और 2, 3 इम्प्लाइज 1, 3 भी R पर होना चाहिए। 1, 3 R पर है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखो हमने यहाँ पर एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक सेट ए है, उस पर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और R जो है रिलेशन है सेट ए में। इसका मतलब है कि जो हमारा R है वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो R है वो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन की आप डेफिनेशन याद करिए, वो कहती है कि इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R implies x, z बिलोंग्स टू R। मतलब डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x, y R पर हो और y, z R पर हो, मतलब जहाँ से ये ख़त्म हुआ है वहीं से दूसरा एलिमेंट शुरू हो, अगर x, y R पर हो और y, z R पर हो तो हमारा x, z भी R पर होना चाहिए। अगर x, z भी R पर हो जाए इन दोनों कंडीशन को होल्ड करने के बाद, तो हम कहेंगे कि वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम अब एक एक एलिमेंट से आपको चेक करके दिखा रहे हैं। हमने पहला एलिमेंट उठाया 2, 2, तो हमारा 2, 2 R पर हमने ले लिया। एंड अब हम ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढेंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो। ये तो हो ही चुका है, ठीक, 2, 3 मिल गया हमको। तो 2, 3 बिलोंग्स टू R। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से अब किसको होना चाहिए? जब 2, 2 R पर है, 2, 3 R पर है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका लास्ट एलिमेंट, इसका मतलब हमारे 2, 3 को R पर होना चाहिए, वो पहले से ही R पर है। ठीक है, तो इस जो एलिमेंट है इसके लिए ये तो ट्रू हो गया। अब दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं, 2, 3 R पर है। अब हमारा 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट आप चेक करो, ये तो 3, 2 R पर है। अच्छा, जब ये दोनों होल्ड करें तो तीसरा होल्ड करना चाहिए ये,
तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट, इसका मतलब 2, 2 को आर पर होना चाहिए। तो क्या है इसका मतलब ये दूसरे एलिमेंट के लिए भी हमारा ट्रांजिटिव दिखा रहा है। अब तीसरा एलिमेंट चेक करते हैं 1, 4 पे। 1, 4 आर पर है। अब 4 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट देखो, ये तो 4, 1 आर पर है, तो क्या एग्जेड आर पर होगा? इसका मतलब इसका पहला और इसका लास्ट 1, 1 के आर पर है, तो हम चेक करते हैं 1, 1 आर पर नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए 2 में होल्ड कर रहा था, तीसरे में नहीं किया। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसको होल्ड ना करे तो हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मतलब आप ये मत कहिएगा कि देखो 2 तो आपको ऐसे मिल गए जिनके लिए ये होल्ड कर रहा था, इस ऑर्डर पेयर इनके लिए होल्ड कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जो हमने 1, 4 और 4, 1 लिया तो 1, 1 आर पे नहीं है। अगर एक में भी ये कंडीशन मिल जाए कि ये आर पे मतलब ए मतलब दिस एंड दिस और ये ना हो, ठीक है, अगर एक भी ऐसा मिल जाए तो हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए होता है जो डेफिनीशन है। तो ये मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फिर भी हम आगे चेक कर ले रहे हैं, यहाँ से तो आंसर निकल आया कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फिर भी आगे आप अगर चेक करना चाहें चेक कर लें। जैसे 4, 1 है, 4, 1 आपका आर पर है। अब कोई 1 से स्टार्ट होने वाला है, 1, 4 है, 1, 4 आपका आर पर है। इम्प्लाइज 4, 4 भी आर पर होना चाहिए, तो ये वाला हमारा होल्ड नहीं किया था। 4, 4 भी आपका आर पे होना चाहिए, ठीक। क्या 4, 4 आर पर है? ये भी नहीं है। वैसे वहीं से हो गया था कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ से भी हमने देख लिया है कि अभी भी ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक। 3, 2 भी आप चेक कर लीजिए। 3, 2 आपका आर पर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई देखेंगे। 2 से स्टार्ट होने वाले 2 हैं, पहले हम ये ले लेते हैं 2, 2। दिस इम्प्लाइज क्या 3, 2 आर पर है? हाँ है, ठीक। हमने क्या कहा था कि 2 से स्टार्ट होने वाले 2 हैं, एक ये और एक ये, तो एक के लिए हमने चेक कर लिया, एक दूसरा और मिलेगा हमें। 3, 2 आर पर है, और दूसरा कौन सा था जो 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये, तो 2, 3 आर पे है। तो हम चेक करेंगे क्या इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब क्या 3, 3 आर पर है? वो शायद आर पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी होल्ड नहीं किया। तो हमने आपको सभी चेक करके दिखा दिए। अगर इनमें से कोई भी एक में ये कंडीशन होल्ड ना करे तो आप कह देंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यहाँ तो 3 पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब इस पर अगर हम आपको बता दें, जैसे कोई अगर सेट हो तो उसमें जो लेस देन का रिलेशन होता है, ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं? अगर कोई अगर सेट दिया हो उस पर हम कोई एक रिलेशन बनाएं, वो भी लेस देन का, तो आप बताएंगे क्या ये रिलेशन जो है लेस देन का वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जैसे मान लो कि 2 हमारा 3 से छोटा है। कहाँ लिख दें, रुक जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 2 हमारा 3 से छोटा है, मान लो लेस देन का रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, 3 आर पर है, और 3 आपका 4 से छोटा है, तो इसका मतलब 3, 4 आपका आर पर हो गया, ठीक है। 2 लेस देन 3 तो 2, 3 आर पर है। 3 लेस देन 4, 3, 4 आर पे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या 2 लेस देन 4 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ये इससे छोटा है ये इससे छोटा है तो 2 ऑटोमेटिक ये 4 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 2, 4 आपका आर पे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये लेस देन का रिलेशन होता है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इक्वल का रिलेशन ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ए एलिमेंट बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो जो ए है वो सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेस देन का इक्वल का रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। हमने आपको बताया था पैरेलल लाइंस का। मान लो अगर कोई लाइन का सेट हो और हमारा रिलेशन हो पैरेलल ऑफ द लाइंस, या लाइन पैरेलल हो, तो अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है तो पहली लाइन तीसरे के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक लाइन ये खींची, ये इसके पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब जो पैरेलल का रिलेशन है लाइंस में वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने आपको यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब हम अपना एक अगला एक रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, वो आपको बताते हैं क्या होता है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, जो हमारा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था। सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिक कह रहा था कि इफ x, y belongs to R implies y, x belongs to R। उसमें ये थे, उसमें मतलब डेफिनेशन में ये था कि अगर x y अगर आपका R पर हो और साथ में y x भी R पर हो जाए तो वो हमारा रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखो आप, इफ x, y belongs to R and y, x belongs to R implies x बराबर y। और ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि x y R पे हो और साथ में y x भी अगर R पर हो तो इन दोनों को आपस में बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये होल्ड कर जाए तो आप कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे कि ट्रांजिटिव में आपने क्या देखा था, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R implies x, z belongs to R। वहाँ पे ये था कि अगर ये दो कंडीशन होल्ड करें तब ये तीसरी होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर ये दोनों होल्ड कर जाएं तो ये तीसरी भी होल्ड करनी चाहिए, तभी वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे ट्रांजिटिव कहते थे कि ये होल्ड करे और साथ में ये और फिर ये होल्ड करे तो हम उसको कहते थे वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब उसको चेक करने के लिए इन दोनों को होल्ड करना जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम देखते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देके समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं सेट ए। सेट ए हमारा है सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। हमारा रिलेशन जो आर है वो है परपेंडिकुलर, या हम ऐसे लिख दें इसको, आर बराबर x, y, या x, y न लिखें, लाइन के लिए L1, L2 लिख दें, L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L1, L2 आपके सेट ए से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब पहले हम ये पूछें क्या R जो हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है क्योंकि अगर इफ L1, L2 हमारा R पर हो, इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर L1, L2 R पे होंगे तो इसका मतलब L1 जो है परपेंडिकुलर टू हो जाएगा किसके, L2 के। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, L2 L1 भी R पर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि L2 L1 R पे क्या मतलब है, अगर L2 L1 R पे होगा तो इसका ये तो मतलब है कि L2 परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, तो आप चाहे L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिखो और चाहे L2 परपेंडिकुलर टू L1 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से यही तो आ गया, L2 L1 R पे होंगे। तो हमारा जो ये है ये हमारा ट्रू है, जिसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन आ रहा है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और हम चेक करेंगे क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि इफ L1 L2 R पे हों और साथ में L2 L1 भी R पे हों तो इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, हमने देखा कि हमारा L1 L2 R पर है, L2 L1 भी R पे है, लेकिन क्या L1 बराबर L2 है, नहीं, ये दोनों अलग अलग लाइन है। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन सेम कैसे होंगी, ये मान लो लाइन L1 है और ये L2 है, तो दोनों अलग अलग लाइन नहीं है। तो L1 L2 R पर है और L2 L1 R पे है, तो L1 बराबर L2 होना चाहिए, लेकिन हमारा L1 बराबर L2 नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन होल्ड नहीं करी। देखो यहाँ वाली तो होल्ड कर गई जो इफ में लिखी थी, लेकिन जो इम्प्लाइज वाली है होल्ड नहीं कर रही है। L1 L2 R पर है एंड L2 L1 भी R पर है, लेकिन L1 और L2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन था ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, जबकि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे
कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा और जबकि एंटी सिमेट्रिक वो होगा। ठीक है, अब हम एक सेट लेते हैं सेट ए हमारा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब जो हमने R डिफाइन किया उस पर वो डिफाइन किया x, y सच दैट x डिवाइड्स y, और ये हम नहीं लिख रहे हैं कि x और y आपके a से हैं, वो आप मान के चलना कि x और y आपके a से हैं। ठीक है, अब अच्छा आप बताइए क्या R सिमेट्रिक है? चेक कर लो, एक हमको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। देखो 2,4 आपका R पर है कि नहीं? 2,4 आपका R पर है, बिल्कुल है, क्योंकि R पे होने के लिए जो पहला एलिमेंट है उसे दूसरे एलिमेंट को पूरा पूरा डिवाइड कर देना चाहिए। जो 2 है आपका वो 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक, तो हम आपसे पूछें क्या 4,2 R पर है? आप कहेंगे ये R पर नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x y R पर हो तो yx को भी क्या होना चाहिए? R पे होना चाहिए। यहाँ पे yx जो मतलब 4,2 R पर है, नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 2,4 R पर है, मतलब एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए, तब आप तीसरे को चेक करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा हमें कभी मिलेगा ही नहीं। वो तभी मिलेगा जब हम सिमिलर एलिमेंट ले लें। जैसे कि हम ले लेंगे 2,2 हमारा R पर है, बिल्कुल है, इन दोनों को प्लेस चेंज कर दोगे तब भी वो R पर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, तो देखते हैं, रुको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R पे किस तरीके के एलिमेंट आएंगे। R पे हम कुछ एलिमेंट लिख दे रहे हैं, सारे तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, हम कुछ लिखे दे रहे हैं। R पर आएंगे, जैसे आपका R पे आ जाएगा 2,4 भी आपका R पर होगा, 2,2 भी आपका R पर होगा, 3,3 भी आपके R पर होगा, सही है ना, और 6,12 आपका R पर होगा, और इनफाइनाइट एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि 2,4 R पर है लेकिन 4,2 आपका R पर नहीं है, तो यहाँ से हमने ये तो कह दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इसको देखने के लिए, एंटी सिमेट्रिक को देखने के लिए ये दोनों कंडीशन जब होल्ड करेंगी तब तीसरे को आप देखेंगे। अगर ये आप कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही हैं तो आप उन एलिमेंट के लिए चेक ही नहीं करना है आपको, हमें उन्हीं एलिमेंट के लिए चेक करना है। जैसे हम इसको उठाएंगे तो 2,4 R पर है, बिल्कुल है, लेकिन अगर उसको भी होल्ड करना चाहिए था, अगर जो यहाँ पे उसका उल्टा लिखने और फिर वो होल्ड करे तभी हम ये चेक करेंगे। जब ये होल्ड ही नहीं कर रहा है, 4,2 आपका R पर है ही नहीं, तो हम आगे चेक ही नहीं करना इसको। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन फेल नहीं हुई। ये कंडीशन फेल तभी होगी जब इफ वाली होल्ड कर जाए और जो इम्प्लाइज वाली ये होल्ड ना करे। तो ये कंडीशन इसमें फेल नहीं हुई, तो आप यहाँ से नहीं कह सकते कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से तो आप यही कहेंगे कि हाँ ये एंटी सिमेट्रिक है एक एलिमेंट देख, क्योंकि आपने इसमें पूरी कंडीशन चेक ही नहीं कर पाए ना, क्योंकि आपने ये तो चेक कर लिया कि 2,4 R पर है, लेकिन जब 4,2 R पर ही नहीं है तो इसका मतलब जो इफ़ वाली कंडीशन है वही होल्ड नहीं कर रही। जब इफ़ वाली होल्ड नहीं कर रही तो उस पर आप देखेंगे ही नहीं। ठीक, अब हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 2,2। ठीक है, तो हम ये देखते हैं 2,2 आपका R पर है एंड इसका उल्टा करें वो भी R पर है, इम्प्लाइज x और y को आपस में बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक, तो इस एलिमेंट या इस ऑर्डर पेयर के लिए ये होल्ड कर गया, फिर आप इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए होल्ड कर जाएगा, फिर आप 6,12 के लिए करेंगे तो इस पर चेक ही नहीं करना आपको, क्योंकि इसको चेक करने के लिए दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों होल्ड कर रही हैं, 2,2 R पर है, उसका उल्टा किया वो भी R पर है, तो दोनों एलिमेंट बराबर हैं। तो इसको आपने चेक किया, इसको आप चेक ही नहीं कर रहे हैं, इस वाले को, ऐसे इसको भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि 6,12 तो R पर है लेकिन आपका 12,6 R पर है ही नहीं। तो
जब ये यही कंडीशन होल्ड नहीं कर रही यहाँ पे, तो वो इम्प्लाइज का मतलब ही नहीं बनता वहाँ पर। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये एंटीसेमेटिक नहीं है, क्योंकि जब ये होल्ड करे और ये कंडीशन होल्ड ना करे तब आप कहेंगे कि वो एंटीसेमेटिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए भी चेक किया तो एंटीसेमेट्रिक है, इधर भी चेक किया एंटीसेमेट्रिक है, तो ये जब आप सारे चेक करेंगे तो ये एंटीसेमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो जो हमारा आर रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, जबकि एंटीसेमेट्रिक रिलेशन है। हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहे थे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 2,4 तो और 4,2 तो है ही नहीं है, तो हम कैसे। लेकिन हम यही बताना चाहते थे कि जब इफ़ के बाद वाली जो कंडीशन है, जब ये ट्रू होगी तभी आप इम्प्लाइज के बाद वाली को चेक करेंगे। अगर यहीं ये ट्रू नहीं हो रहा है तो उधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो 2,4 के लिए इधर वाली ही कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि 2,4 तो आपका आर पे है, लेकिन जो एंड लगा के जो लिखा है वो आपका आर पे ही नहीं है, तो उसके लिए आप चेक ही नहीं करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया था ना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तभी आप चेक करेंगे कि एक्स जेड आर पर है कि नहीं। अगर उनमें से एक्स वाई आर पर तो है और वाई जेड आर पे है ही नहीं, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है, उस एलिमेंट के लिए आप चेक ही नहीं करेंगे। तो ऐसे ही इसके लिए आप चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब 4,2 आर पर है ही नहीं, इसके लिए चेक कर लेंगे, इसके लिए चेक कर लेंगे, इसके लिए फिर से चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका अब कन्फ्यूजन कुछ दूर हुआ होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंटीसेमेटिक रिलेशन यही पे ख़त्म होता है। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो एंटीसेमेटिक रिलेशन पे हम ख़त्म करते हैं। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन बाकी है, और आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी एक रिलेशन होता है, वो भी हम आपको बाद में बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाई उसमें में आया है तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत पड़ गई बताने में इसको, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।